After over 9 months into the Ukraine war, the West has finally reached an agreement that intends to deny Russia of war resources. The G7 and EU agreed to a $60 per barrel price cap on Russian crude oil. European Union countries have agreed to put a cap on the price of Russian oil, currently at $60 a barrel. The move aims to reduce Moscow's ability to fund its war in Ukraine with revenue from petroleum exports. The EU joins the United States and other G7 nations in sanctioning Russian oil, which recently traded at about $65 a barrel. तो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन, G7 कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर $60 पर बैरल का प्राइस कैप लगा दिया है, जहां पे यूरोपियन यूनियन के चीफ का कहना है कि ये हम इसलिए प्राइस कैप लगा रहा है ताकि मॉस्को का जो बजट है वो बिल्कुल बिगड़ जाए, पुतिन अपने यूक्रेन वॉर को और फंड ना कर पाए, जिसके चलते इवेंचुअली यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाएगा। और तो और जहां पे पूरा वेस्टर्न मीडिया इस डिसीजन को ग्लोरीफाई करने में लगा हुआ है, वहीं पे आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये एक सिंगल डिसीजन पूरे दुनिया में ग्लोबल डिसीजन को ट्रिगर कर सकता है। तो वही हम देखेंगे आज के इस वीडियो में कि क्या है यूरोपियन यूनियन, G7 कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रेटजी रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगाने का। दूसरा, अगर ये डिसीजन इतना ही अच्छा है जैसा मीडिया में बताया जा रहा है, फिर क्यों यूरोपियन यूनियन के ही कुछ कंट्रीज लाइक पोलैंड, लिथुआनिया और ग्रीक इस डिसीजन के खिलाफ खड़े हुए हैं। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे रशिया अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर चाइना और इंडिया के साथ मिलके वेस्ट के इस सैंक्शन को भी बाईपास कर सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये प्राइस कैप होता क्या है। प्राइस कैप जैसे नाम से ही समझ रहा है कि प्राइस का एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दिया गया है ये यूरोपियन यूनियन और ये वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, जिसके चलते कोई भी कंट्री रशिया से उस प्राइस के ऊपर जाके परचेज नहीं कर सकता ऑयल। पर आप लोगों का कहना होगा कि यार इंडिया इतने दिनों तक नहीं मानता आ रहा है, फिर से जयशंकर साहब से कुछ सुनने का दिल कर रहा होगा इनका, इसीलिए ऐसा सैंक्शन बना है। लेकिन नहीं, यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज के पास और यूरोपियन कंट्रीज के पास कुछ ऐसा पावर है जिसके चलते वो लोग चाहेंगे तो अभी भी इस सैंक्शन को काम में लगा सकते हैं। जैसे कल को अगर इंडिया और रशिया का ट्रेड होता है ऑयल में, यानी कि रशिया अगर इंडिया को कल को ऑयल सेल करता है और मान लेते हैं वो ऑयल $50 पर बैरल के हिसाब से आ रहा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही वो ऑयल $50 की जगह $65 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वेस्टर्न सैंक्शंस का डिसोबे हो रहा है, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज का कहना है कि आपको मैक्सिमम $60 पे ऑयल परचेस करना है, लेकिन इंडिया तो यहाँ पे $65 पे ऑयल परचेस कर रहा है। तो यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज ये बोलेंगे कि कोई बात नहीं, आप परचेस करना चाहते हो करो, लेकिन हम आपको कार्गो भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया के जितने भी सारे शिपमेंट कंपनीज हैं उसमें से 95% यूरोप में कंट्रोल होता है। दुनिया में जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो 95% यूरोप से कंट्रोल होता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया में रशिया से जो ऑयल आता है वो यूरोप से घूम के स्विस कनाल से होकर इंडियन ओशन के थ्रू इंडिया में आता है, या तो रशिया से घूम के साउथ चाइना सी की तरफ से होकर इंडिया में आता है। तो यहाँ पे इतना बड़ा रास्ता जब तय करना होगा तो यहाँ पे उस शिप का कॉस्टिंग भी लगेगा, उस शिप का इंश्योरेंस भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक शिप का अगर आप प्राइस देखेंगे तो वो $100 to $150 मिलियन के आसपास होता है। फॉर एग्जाम्पल, चलते चलते अगर उस जगह पे कोई शिप का कोई ट्रेजेडी हो जाता है और वो शिप सिंक कर जाता है तो वो एक सिंक ही काफ़ी है उस पूरे कंपनी को इस पूरे शिपमेंट के बिजनेस से बाहर निकालने के लिए। इसीलिए इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है शिपिंग कंपनीज के लिए। लेकिन क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में 95% इंश्योरेंस कंपनीज यूके में और यूरोप में स्थित है, तो इसीलिए वो लोग बोलेंगे आप जब तक $60 के नीचे ऑयल परचेस नहीं करोगे हम आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। आपको परचेस करना है करो, लेकिन हम आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करने वाले। तो ये है वेस्टर्न कंट्रीज का स्ट्रैटेजी, जिसके चलते उन्हें लगता है कि इंडिया और चाइना रशिया से ऑयल परचेस नहीं कर पाएगा। इंडिया और चाइना क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे यही दोनों कंट्रीज है जो रशिया से भर भर के ऑयल परचेस कर रहा है, और यही दोनों कंट्रीज है जो अभी के टाइम पे पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल कंजम्पशन करता है। तो ये तो समझ लिया हम लोगों ने कि वेस्टर्न कंट्रीज का क्या स्ट्रैटेजी है, पर सवाल ये आता है कि अगर ये डिसीजन इतना ही अच्छा है जैसा वेस्टर्न मीडिया दिखा रहा है, फिर वेस्ट के ही बहुत सारे डेवलप्ड नेशन, यूरोप के डेवलप्ड नेशन, नेटो के मेंबर्स, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स, पोलैंड, लिथुआनिया, ग्रीक, ये सब इस डिसीजन के ऑपोजिट में खड़े क्यों है? तो देखो, यहाँ पे पोलैंड और लिथुआनिया का एक अलग वजह है, जो ग्रीक है उसका एक अलग वजह है। पोलैंड और लिथुआनिया का कहना है कि यहाँ पे आप ये जो $60 पर बैरल का प्राइस कैप सेट कर रहे हो, इससे तो रशिया को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था पाकिस्तान ने रशिया को कहा था कि आप हमें भी वो सेम प्राइस पे ऑयल सेल करो जैसा कि आप 40% डिस्काउंट पे इंडिया को ऑयल सेल करते हो।
तो अगर उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अभी ब्रेंट क्रूड का प्राइस चल रहा है $80 के आसपास, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इंडिया को रशिया जो ऑयल सेल कर रहा है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में $60 के नीचे ही आ रहा है, जिसके चलते शिपमेंट ना मिलना या फिर इंश्योरेंस ना मिलना वेस्टर्न कंपनी से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो रशिया को इंडिया में या फिर चाइना में 1 बैरल ऑयल शिपमेंट करने के लिए उसके पीछे $30 to $40 का कॉस्ट आ रहा है, लेकिन वहीं पे जो सेल किया जा रहा है वो किया जा रहा है $60 का प्राइस कैप लगाया गया है। तो पोलैंड का या फिर लिथुआनिया का और तो और यूक्रेन का भी ये कहना है कि ये जो प्राइस कैप है ये $60 है, इससे रशिया को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आप इस प्राइस कैप को $30 कर दो। अब यूक्रेन का तो बात समझ में आता है कि यूक्रेन पे अटैक हुआ है इसीलिए यूक्रेन ये बोल रहा है, पर पोलैंड और लिथुआनिया का इसमें क्या स्टांस है। तो देखो, अगर आप यूरोप का मैप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे रशिया यहाँ पे है और यहाँ पे है यूक्रेन, और यूक्रेन के बिल्कुल बगल में है पोलैंड और लिथुआनिया। तो कल को अगर रशिया यूक्रेन पे कब्जा कर लेता है तो कल को पोलैंड और लिथुआनिया को डर रहेगा कल को ये हम पे अटैक न कर दे। तो इसीलिए पोलैंड और लिथुआनिया का कहना है कि ये जो प्राइस कैप है ये $30 कर दो, जिसके चलते पुतिन के लिए ये वार फंड करना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाए और वो यूक्रेन से अपना फोकस शिफ्ट कर ले या फिर यूक्रेन को छोड़ दे। इसीलिए जिसके चलते यूक्रेन बिल्कुल सेफ रहेगा, और जब तक यूक्रेन पे कुछ नहीं होता पोलैंड और लिथुआनिया बिल्कुल शांति से रह पाएंगे कि हमारे पास तो रशिया का कोई एग्रेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो जहां पे पोलैंड और यूरोपियन यूनियन इस प्राइस कैप को जितना नीचे लाना चाहता है वो ट्राई कर रहा है, वहीं पे यूरोपियन यूनियन का दूसरा कंट्री जो कि है ग्रीक कह रहा है कि हमें इस प्राइस कैप को $80 के आसपास रखना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे ग्रीक का खुद का फायदा है, क्योंकि अगर हम देखेंगे पूरे दुनिया में जितने भी शिपमेंट के कंट्रीज हैं उसमें से ग्रीक नंबर 1 है। यानी कि पूरे दुनिया में अगर 100 शिप के थ्रू शिपमेंट और कार्गो ट्रांसफर किया जा रहा है उसमें से 20% शिप तो अकेला ग्रीक कंट्रोल करता है। यानी कि जो ग्रीक इकोनॉमी है उसका पिलर है शिपिंग इंडस्ट्री। तो इसीलिए ग्रीक को भी पता है अगर कल को यूरोपियन यूनियन और यूएसए मिलके रशिया के ऊपर $30 या फिर $40 का प्राइस कैप लगा रहा है तो यहाँ पे इंडिया और चाइना तो मानेगा ही नहीं, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो वेस्टर्न के इस सैंक्शन को बिल्कुल डिनाई कर देंगे और वो लोग खुद का कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल देंगे ये शिपमेंट करने के लिए। और यहाँ पे क्योंकि ग्रीक यूरोपियन यूनियन के अंडर है वो चाहकर भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाएगा, अपना शिपमेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसके चलते ग्रीक जीडीपी और ग्रीक इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। तो अब आते हैं हमारे थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि है कैसे रशिया के पास वो कौन सा वेपन है जिसके चलते रशिया अपने सबसे अच्छे दोस्त इंडिया और अपने सबसे बड़े इकोनॉमिक पार्टनर चाइना के साथ मिलके इस वेस्टर्न सैंक्शन को भी बाईपास कर सकता है। तो देखो, रशिया के पास पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा के बहुत सारे शिप्स पड़े हुए हैं जिन्हें हम अबंडन शिप्स कहते हैं या फिर घोस्ट शिप्स कहते हैं। और तो और रशिया ईरान और वेनेजुएला से भी बात कर रहा है और ये दोनों कंट्रीज भी सेम वेस्टर्न सैंक्शंस के शिकार हुए हैं। तो इन रशिया का कहना है कि आप हमें अपने शिप्स दो, जिसके चलते हम इन घोस्ट शिप्स के थ्रू रशिया और चाइना को ऑयल सेल करेंगे, क्योंकि मेन फोकस अभी के टाइम पे रशिया का है इंडिया और चाइना को ऑयल सेल करना, क्योंकि चाइना अभी के टाइम पे दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक सुपर पावर है और इंडिया से दुश्मनी रशिया कभी भी नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर कोई वेस्टर्न कंट्रीज किसी एशियन कंट्रीज को भरोसा करता है तो वो है सिर्फ इंडिया। तो इसीलिए रशिया ना तो चाइना को एंग्री कर सकता है ना ही इंडिया को। तो इसीलिए रशिया का कहना है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे शिप्स है। रशिया अकॉर्डिंग टू सम रशियन सोर्सेस उनके पास 120 से 125 के आसपास ऐसे अबंडेंट शिप्स है जिनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं होगा, कोई शिपिंग कंपनी नहीं होगा, बिल्कुल घोस्ट शिप्स होंगे। ये सब स्विस कनाल से होके या फिर साउथ चाइना सी से होके इंडिया में चाइना में ये अपना शिपमेंट पहुंचाएंगे, और जिसके चलते चलते इंडिया और चाइना को वेस्ट की तरफ से आने वाले ये जितने भी इंश्योरेंस है और जितने भी शिपमेंट कंपनीज है इनका सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और तो और रशिया का ये भी कहना है कि हम अगर चाहे तो इंडिया, चाइना और रशिया के साथ हम तीनों मिलके एक नया इंश्योरेंस कंपनी भी खोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारा पावर है। तो देखते हैं अगर कल को ये इंश्योरेंस कंपनी ओपन हो जाता है फिर तो वेस्ट का ये जो सैंक्शन है ये तो बिल्कुल मतलब उल्टा दाव पड़ जाएगा उनके ऊपर, क्योंकि एक तो ग्रीक का इकोनॉमी डाउन हो जाएगा और जिसके चलते कल को यूरोपियन यूनियन से जैसे यूके बाहर चला गया था, कल को ग्रीक जैसे कंट्रीज भी बाहर जा सकता है और इवेंचुअली यूरोपियन यूनियन बिखर भी सकता है। अब आते हैं सबसे मेजर कॉन्सिक्वेंसेस पे, जो कि है ग्लोबल रिसेशन। देखो, अभी के टाइम पे अगर हम देखेंगे सऊदी अरेबिया हो या फिर ईरान हो, ये सब रशिया की तरफ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि जो बाइडेन के पावर के आने के बाद से मोहम्मद बिन सलमान और जो बाइडेन इनका तो बिल्कुल भी नहीं बनता। और रिसेंटली ओपेक कंट्रीज ने रशिया के साथ मिलकर 2 मिलियन बैरल पर डे ऑयल कट करने का भी फैसला लिया है।
तो अगर कल को रशिया का ऑयल मार्केट में ये प्राइस कैप के चलते नहीं आ रहा है, फिर पूरे दुनिया में सिर्फ ब्रेंट क्रूड का प्राइस नहीं, हर तरह के क्रूड ऑयल का प्राइस ही ग्रो होगा, जिसके चलते जितने भी ओपेक कंट्रीज है ये अगर फिर से अपना प्रोडक्शन कट करेंगे तो पूरे दुनिया में एक सीवियर ग्लोबल रिसेशन आ सकता है और यहाँ पे वेस्ट के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों ऑस्ट्रेलिया, G7 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन रशिया के ऊपर प्राइस कैप लगा रहा है, रशिया के पास क्या मैकेनिज्म है इस सैंक्शन को बाईपास करने का, और तो और क्यों यूरोपियन यूनियन के ही कुछ कंट्रीज इस डिसीजन के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो ये तो हो गया रिसेशन का बात, लेकिन क्या आपको पता है इस रिसेशन के टाइम पे भी इंडिया में एक ऐसा स्टॉक है जिसमें इन्वेस्ट करके आप बहुत बढ़िया रिटर्न कमा सकते हो, और वो कंपनी है नन अदर देन TCS। लेकिन क्या आपको पता है TCS में आपको क्यों इन्वेस्ट करना है? नहीं पता, कोई बात नहीं, ये लेफ्ट वाला वीडियो देखो, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्यों आपको TCS में इस रिसेशन के टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।